जुलाई 2003। कश्मीर के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल और हाई टेंशन समय था, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रीनगर के एक बहुत बड़े दौरे पर आने वाले थे। पूरे श्रीनगर को एक किले में तब्दील कर दिया गया था। हर गली, हर चौराहे पर बीएसएफ और पुलिस का कड़ा पहरा था। इसी दौरान रूटीन चेकिंग के समय बीएसएफ के कुछ जवानों ने एक पतली सी गली से आते हुए एक लड़के को देखा। लड़का बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसके माथे पर पसीना था और वो बुरी तरह नर्वस लग रहा था। जवानों ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली गई। जैसे ही उस लड़के की शर्ट के बटन खोले गए, वहां खड़े हर जवान की सांसें अटक गई। उस लड़के की छाती से लेकर पेट तक भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और सर्किट के तार बंधे हुए थे। वो एक चलता फिरता सुसाइड बॉम्बर था। उसे तुरंत अरेस्ट करके सेफ हाउस ले जाया गया। जब बीएसएफ के कमांडेंट एन दुबे ने इंटेरोगेशन शुरू की तो पता चला कि वो कश्मीरी नहीं है। उसका नाम अंसार था और वो पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया था। गाजी बाबा ने उसे वाजपेयी जी की रैली में खुद को उड़ाने के लिए बुलाया था। बीएसएफ ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से बचा ली थी। शुरुआत में अंसार ने मुंह खोलने से साफ मना कर दिया। वो मार खाने को तैयार था, लेकिन बोलने को नहीं। तभी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहुत ही शातिर और अनुभवी ऑफिसर ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक चली। उन्होंने अंसार को मारा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो यार, तुम बहुत स्मार्ट और फिट लड़के हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आकाओं को तुम्हारी जान की परवाह है? तुम उनके लिए सिर्फ एक मोहरा हो। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें पुलिस में एक बहुत अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। कम पढ़े लिखे और ब्रेन वॉश्ड आतंकियों पर ये गुड कॉप वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अक्सर काम कर जाती थी। अंसार पिघल गया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एन दुबे ने सवाल पूछा, क्या तुम गाजी बाबा को जानते हो? अंसार ने जवाब दिया, मैं उसके हाइडआउट की सही लोकेशन तो नहीं जानता साहब, लेकिन मेरी रोज वायरलेस पर उससे 2 बार बात होती है, सुबह 9:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे। अंसार ने आगे बताया कि उसका कोड नेम 08 है और गाजी बाबा का कोड नेम 39 है। पास ही खड़े बीएसएफ के वायरलेस ऑपरेटर गंधर्व कुमार झटके से आ गया है। सर, ये 39 कोड नेम मैंने वायरलेस इंटरसेप्ट्स में कई बार सुना है। जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो ये 39 कोड वाला शख्स ही खुश होकर मैसेज देता है कि मुर्गा टपका दिया है। कमांडेंट एन दुबे ने अंसार को सख्त आदेश दिया कि वो अब हर रोज तय समय पर गाजी बाबा से बात करेगा और किसी भी तरह बातों बातों में उससे कोई लोकेशन या हिंट उगलवाएगा। दोपहर 3:30 बजे अंसार ने वायरलेस ऑन किया। बीएसएफ की पूरी टीम सुन रही थी। सामने से गाजी बाबा की आवाज आई, लेकिन गाजी बाबा बहुत चालाक था। वो अंसार से नहीं, बल्कि किसी और कमांडर से बात कर रहा था। 08 मिसिंग है, वो रडार पे नहीं है, अलर्ट पे रहना, कोई भी गड़बड़ लगे तो तुरंत बेस बदल लो। अंसार का राज खुल चुका था। गाजी बाबा को भनक लग गई थी कि उसका मोहरा पकड़ा गया है। कमरे में निराशा छा गई। लगा जैसे शिकार फिर से हाथ से निकल गया। लेकिन अंसार ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक आखिरी तुरुप का इक्का फेंका। साहब, मुझे एक बात याद आ रही है। मैं एक कारपेंटर को जानता हूँ। वो जैश के लिए दीवारों के पीछे सीक्रेट हाइडआउट्स और हिडन रूम्स बनाने का काम करता है। बिना एक सेकंड गवाए उस कारपेंटर को धर दबोचा गया। जब उसे बीएसएफ बेस पर लाया गया तो वो डर के मारे थर-थर कांप रहा था। साहब, अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस आंख पर पट्टी बांधकर गाड़ी में डाला जाता था और काम खत्म होने के बाद वापस छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब दुबे ने अपना लहजा सख्त किया तो उस कारपेंटर का दिमाग चलने लगा। साहब, एक घर है, वहां एक बार मुझे बिना पट्टी के ले जाया गया था। मुझे उसका रास्ता याद है। दुबे ने तुरंत उसे अपनी प्राइवेट सेंट्रो कार में बिठाया। वो उसे लेकर सीधे नूरबाग इलाके की तरफ निकल पड़े। कारपेंटर ने डरते हुए एक आम से दिखने वाले 3 मंजिला घर की तरफ इशारा कर दिया। साहब, यही वो घर है। उसी रात बीएसएफ हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। नक्शे बिछाए गए, टीमें तय की गई, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स मार्क किए गए और फाइनली ऑपरेशन गाजी बाबा का काउंटडाउन शुरू हो गया। इंटेलिजेंस पुख्ता हो चुकी थी। नूरबाग का वो 3 मंजिला घर रडार पर था, लेकिन ये कोई जंगल नहीं था। ये एक भीड़ भाड़ वाला रिहायशी इलाका था। एक छोटी सी गलती और सैकड़ों आम नागरिकों की जान जा सकती थी। 30 अगस्त 2003 सुबह के 4 बज चुके थे। एन दुबे खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 9 हाईली ट्रेंड बीएसएफ कमांडोज की असॉल्ट टीम तैयार थी। कारपेंटर उनके साथ था। बाहर की तरफ से पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी के जवानों ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। आसपास के घरों से लोगों को चुपचाप निकाला जा रहा था।
वायरलेस पर एक आखिरी इंटरसेप्ट मिला। अंदर मौजूद लोगों ने कोड 39 का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब साफ था, गाजी बाबा उसी इमारत के अंदर मौजूद था। अंधेरे में जब दुबे ने उस घर को गौर से देखा तो उनका सिक्स्थ सेंस बोला कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कारपेंटर की गर्दन को पीछे से दबोचा। क्या ये वही घर है? सच बता, वरना यही गोली मार दूंगा। कारपेंटर पसीने से भीग चुका था। उसने गौर से देखा और डरते हुए दो घर छोड़कर एक दूसरे मकान की तरफ अपनी कांपती उंगली से इशारा किया। उसी वक्त उस दूसरे मकान की तीसरी मंजिल की खिड़की पर एक लाइट ऑन हुई और तुरंत ऑफ हो गई। टीम ने बिना कोई आवाज किए मकान का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। फॉर्मेशन बनाते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। टीम ने कमरा दर कमरा बहुत संभलकर तलाशी लेना शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर खाली, पहला फ्लोर खाली, दूसरा फ्लोर खाली। जब टीम तीसरी मंजिल पर पहुंची तो वहां एक कमरा था जो बाहर से एकदम साधारण दिख रहा था। कमरे में दीवार से दीवार तक कालीन बिछा था और बीच में एक बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल रखी थी जिसमें एक लंबा चौड़ा शीशा लगा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उस कमरे के अंदरूनी डायमेंशंस और मकान के बाहरी स्ट्रक्चर को मैच किया। कुछ गड़बड़ थी। अंदर का स्पेस बाहर के हिसाब से कम था। दुबे ने एक जवान को नीचे भेजा और कारपेंटर को कॉलर से पकड़कर ऊपर घसीट कर लाया गया। क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो? कहाँ है वो लोग? अगर वो भाग गए तो तुम्हारी कहानी मैं यही खत्म कर दूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कारपेंटर खौफ के मारे रोने लगा। उसने अपनी उंगली उठाई और उस लकड़ी की ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया। दरअसल शीशे के पीछे सच में कोई दीवार नहीं थी। वहां एक सीक्रेट कमरा था। उस हिडन रूम के अंदर एक हाईटेक टीवी स्क्रीन लगी थी जिस पर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा का लाइव फीड आ रहा था। गाजी बाबा ये सब कुछ लाइव देख रहा था। उसे पता था कि मौत दरवाजे पर खड़ी है। कारपेंटर का इशारा मिलते ही बीएसएफ ऑफिसर बीनू चंद्रन ने तुरंत आगे बढ़कर अपने भारी कॉम्बैट बूट से उस शीशे पर जोरदार लात मारी। शीशा छन्न से टूट गया। जैसे ही शीशा टूटा, अंदर से AK-47 की गोलियों की अंधी बौछार बाहर आई। सबसे आगे खड़े बीएसएफ के जाबाज को सीधे सीने में गोली लगी। वो बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिरे और वही वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी क्रॉसफायर के बीच अंदर से एक हाई एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड बाहर फेंका गया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक ऑफिसर का पूरा हाथ उस धमाके के इम्पैक्ट से उड़ गया। दुबे भी बुरी तरह घायल हो गए। ग्रेनेड के छर्रे लगने से उनका दायां हाथ सुन्न पड़ चुका था। उसमें कोई हरकत नहीं बची थी और खून तेजी से बह रहा था। दुबे जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन उनका जज्बा और गुस्सा उनके दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने तुरंत अपने बाएं हाथ से अपनी सर्विस वेपन उठाई और शीशे के उस पार ताबड़तोड़ 14 गोलियां फायर कर दी। इसके बाद टीम दुबे को लहूलुहान हालत में बाहर निकालने में कामयाब रही। अंदर फंसे आतंकवादी अब अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे थे। बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स ने भी भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ये आमने सामने की लड़ाई लगातार 10 घंटे तक चलती रही। ये एनकाउंटर तब जाकर खत्म हुआ जब लगातार होती भारी गोलाबारी ने उस खुफिया कमरे के स्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर दिया। पूरी बिल्डिंग की नींव दहल उठी। अंदर से चीखने की एक भयानक आवाज आई। जब बारूद का धुआं थोड़ा छटा और ऑफिसर्स ने हथियार तानकर उस टूटे शीशे के अंदर कदम रखा तो फर्श पर खून से लथपथ एक शख्स की लाश पड़ी थी। उसके आसपास उसके भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स की लाशें बिछी हुई थी। हाँ, ये वही था, गाजी बाबा, कश्मीर का ओसामा, पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड, आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। इस 10 घंटे लंबे ऑपरेशन में गाजी बाबा और उसका एक और साथी मारा गया। बीएसएफ ने अपने एक बहादुर बेटे बलबीर सिंह को खो दिया और 8 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए। गाजी बाबा के खत्म होने से कश्मीर में जैश की कमर टूट गई थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने देश के सबसे बड़े दुश्मन को उसके ही बनाए हुए सीक्रेट बिल में घुसकर खत्म किया। इस अदम्य वीरता, सूझबूझ और देश प्रेम के लिए कमांडेंट NN दुबे को भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और इस तरह नूरबाग की उस संकरी गली में हुआ बीएसएफ का ये एक्शन कश्मीर के इतिहास का सबसे महान और कामयाब ऑपरेशन बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहें।